एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, मेरे सभी भाइयों का और जितने भी मेरे तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोगों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने परिवार ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ जाइए एक बार फिर से और ज़बरदस्त, खासकर पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई के लिए ज़बरदस्त तरीके से और अदर वनडे एग्जाम कोई सा भी जिसमें जीएस और जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। लक्ष्य बैच है। मैंने आपसे बोला कि आपको शून्य से शिखर तक लेके जाऊंगा, तो लेके जाऊंगा। आप लोग केवल ट्रस्ट बनाए रखिएगा और सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। और मैंने आपसे वादा किया फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ाता रहूंगा आपके एग्जाम तक और इतनी ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा कि आपकी वर्दी बिल्कुल सुनिश्चित कर दूंगा। ठीक है, ये कोई अहम नहीं, ये मेरा परिश्रम, मेरा कठिन प्रयास और आप लोगों का मिला जुला दोनों लोगों का प्रयास मैं बोल रहा हूं कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल कमर को कस लीजिए और एकदम पेन कॉपी लेकर के भी बैठा करिए बाबू। उससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप नोट कर लिया करें अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। और याद रखिएगा एक चीज़ और मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और ख़ासकर अगर इसमें कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई देख रहे हैं और अगर बीएड धारक हैं तो उनसे एक बात बताना चाहेंगे कि 5 सितंबर को पत्थर गिरजाघर से एक महापंचायत का मतलब शुरुआत होना है या कह सकते हैं वहाँ पर प्रदर्शन है। तो आप सभी लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन पत्थर गिरजाघर 11 बजे जाना ना भूलें। आप सभी लोग जरूर वहाँ पर जाएं क्योंकि ये अधिकारों की लड़ाई है। इसमें बीटीसी को नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने एक अधिकार प्राप्त कर चुके या कह सकते हैं उनको कोर्ट के द्वारा मिल चुका है। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो परेशान हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इन लोगों को रियायत कुछ सरकार के द्वारा शायद मिल जाए, इस आशा के साथ वो लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो जितना भी हो सके मैं यही कहूँगा सभी लोग उनका सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि आपके ही भाई बहन और बंधु हो सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, आप में से ही कोई एक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? आप देखिए ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपको पता है मूल अधिकार कहां से लिया गया है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बाबू याद रखिएगा ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और आप जानते हैं ये कठोर संविधान है यूएसए का, कठोर संविधान है। इसमें टोटल आर्टिकल यूएसए के संविधान में केवल 7 आर्टिकल्स हैं टोटल, याद रखिएगा इस बात को भी। तो ये जो आपके यहाँ मूल अधिकार लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसमें आर्टिकल 22 जो है वो क्या कहता है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। बाबू ये आर्टिकल 15 है, ये मूल अधिकार का अनुच्छेद 15 है जो कि इसका निषेध करता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 है मेरे बाबू। ये आर्टिकल 16 मूल अधिकार का आर्टिकल 16 है जो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। आगे है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण। जी बिल्कुल 100% ये सही आपका जवाब होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण की बात किया है। संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 19 एक चा में हुआ करता था और आर्टिकल 31 के अंतर्गत आया करता था। इसको आप लोगों को पता होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। याद रखेंगे जो संपत्ति का अधिकार है। बात क्लियर है एकदम? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप तो बनता है ना भाई, जरूर ज़बरदस्त तरीके से इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? निम्न में कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। तो देखिए स्थगन का मतलब विघटन नहीं होता, स्थगन का मतलब होता है रुकावट, रोकना बीच में। तो ये काम कर सकता है राज्यपाल, ये काम कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। जी नहीं, कतई ये राइट किसी को नहीं है। ना तो राज्यसभा को कोई भंग कर सकता है, ना तो इस तरह से विधान
परिषद को कोई भंग कर सकता है। हाँ, एक अलग से बिल ला करके उसको पारित करके के उसको हटा दिया जाए वो अलग मैटर है, लेकिन इस तरह राज्यपाल को ये राइट नहीं दिया गया। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कथन गलत है, इसमें यही कथन आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी फॉर चेन्नई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A राज्य को कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो देखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। ये 21A जो जुड़ा है ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 का के रूप में मूल अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया। अभी भी ये आर्टिकल 45 के अंदर जो आपका है वो डीपीएसपी के रूप में, डीपीएसपी के रूप में ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था कि राज्य चाहे तो, लेकिन अब इसको मूल अधिकार में रख दिया गया। अब राज्य नहीं चाहेगा, ये फंडामेंटल राइट होगा बच्चे का कि 6 से 14 साल तक का बच्चा आराम से एजुकेशन ग्रहण कर सकता है। ओके, चलिए ये उसका फंडामेंटल राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, आप बताइए। पदवियों का उन्मूलन, ये भी फंडामेंटल राइट है। आपको पता है उपाधियों का अंत जो दिया गया है वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत दिया गया है, ठीक है। दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। कहा गया किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ एविडेंस देने का राइट नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति चाहे तो एविडेंस दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। तो दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण यहाँ पर प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 20 के अंदर। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ये भी नहीं है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ये भी नहीं है। आगे देखो, S&P BSE सेंसेक्स मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में कितने स्टॉक रखे जाते हैं। तो उस बास्केट में मेरे दोस्त 30 स्टॉक रखे जाते हैं, 30 स्टॉक रखे जाते हैं। उस बास्केट के अंदर कितने स्टॉक रखे जाते हैं, 30 स्टॉक रखे जाते हैं। ओके, चलिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। अरविंद पारिक किस संयुक्त मतलब अरविंद पारिक जो हैं किससे जुड़े हुए थे, आपको इसको बताना है। चलो बताओ भाई, अरविंद पारिक जी किससे जुड़े थे। सभी लोग जवाब देंगे, सभी मेरे दोस्त इसका जवाब देंगे। बताओ भाई, अरविंद पारिक जी किससे जुड़े थे। अभी तक जवाब आया नहीं भाई, जवाब आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिएगा। अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे। चलिएगा, क्या बता रहे हैं आप लोग, सितार। चलिए बहुत बढ़िया, सितार वादन से जुड़े थे अरविंद पारिक, किससे, सितार वादन से। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तबला का बेहतर व्यक्ति बताओ तो उस्ताद कौन होगा, उस्ताद जाकिर हुसैन होंगे। कौन होंगे, जाकिर हुसैन साहब होंगे तबला वादन में। बांसुरी के विषय में कोई आपसे पूछ ले तो किसको आप बताओगे, बांसुरी कौन अच्छा बजाता है, कौन अच्छा बांसुरी बजाता है, बताओ भाई। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं। कौन, हरि प्रसाद चौरसिया साहब। और सितार पंडित रविशंकर भी बजाते हैं, ठीक है, याद रखना। पंडित रविशंकर भी सितार बजाते हैं, रविशंकर भी सितार बजाते हैं, ठीक है। आगे देखो, शहनाई के लिए किसको जाना जाता है तो दोस्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को जाना जाता है शहनाई के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो भैया ये कौन है, ये लॉर्ड डलहौजी साहब हैं। कौन है,
थाने मुंबई से थाने चलवाया था इन्होंने। कहाँ से? मुंबई से थाने चलवाया था। 1853 में रेलवे का शुभारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी। इनके द्वारा हड़प नीति चलाई गई थी। क्या चलाया गया था? हड़प नीति चलाई गई थी। और इनके द्वारा पहला हड़पा गया जो राज्य है वो सतारा है। सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको उन्होंने 1948 में हड़पा, 1848 में हड़पा। और जो लास्ट है 1856 में इन्होंने अवध को हड़पा। किसको? अवध को। इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया था। क्या? कुशासन का आरोप लगाकर याद रखना है यहाँ पर, है ना। वाजिद अली शाह वहाँ के चीफ थे। लॉर्ड हेस्टिंग के विषय में सभी लोग जानते हैं। इनके लॉर्ड हेस्टिंग के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे, है ना। और हेस्टिंग साहब के द्वारा जो आपके यहाँ द्वैध शासन लागू हुआ था, द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया? द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है, 1773 में, 73 में, ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। हाँ भैया, पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, उसको प्रीतम को बुला लाया था ना मैं। ठीक है ना, ये ना, ठीक। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। ये चार्ल्स मेटकाफ साहब हो गए, लॉर्ड डलहौजी हो गए, है ना, लॉर्ड डलहौजी हो गए यहाँ पर, और लॉर्ड हेस्टिंग्स, मेटकाफ और आकलैंड। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या कहता है। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली पर निशाना साधा था। भाई द्रौपदी पर तो सबकी नज़र थी, द्रौपदी पर तो सबकी नज़र थी। कोई कहता मैं इसको ब्याह के ले जाऊंगा, कोई कहता मैं ले जाऊंगा, लेकिन पता चला सबके बीच से एक ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन जो है वो अपने गुरु के साथ आते हैं, अपने भाइयों के साथ, और वो फिर जो है द्रौपदी को ब्याह करके ले जाते हैं। अर्जुन ने क्या किया? अपने लक्ष्य को साधा, और लक्ष्य के रूप में पूछा गया अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? तो उन्होंने कहा मुझे मछली की आंख दिखती है ना। कुछ लोगों से पूछा गया तो कोई पूरी मछली दिखती है, कोई उसका पंख दिखता है, ये बता रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया मछली की आंख दिखती है, और द्रौपदी को ब्याह ले गए। तो ये बाराबंकी है, ठीक है। और देखिए फर्रुखाबाद है। और बाराबंकी के विषय में क्या कहा जाता है? ये पूर्व का प्रवेश द्वार है, पूर्व का प्रवेश द्वार है। और एक कहानी भी चलती है इसके विषय में कि बाराबंकी में जो वामन अवतार है, वामन अवतार हुआ था भगवान का, वो यहीं पर हुआ था। 12 अवतार ऐसे कह सकते हैं, 12 अवतार, ठीक है। फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद। इटावा अपने अपर्दन के लिए जाना जाता है, अपर्दन के लिए जाना जाता है। और यहीं पर सैफई इटावा में टाइगर सफारी है ना, सफारी है, सफारी के लिए जाना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने किस तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? मतलब वो किसके शौकीन थे सरकी शासक सुल्तान हुसैन? तो वो भैया ठुमरी के थे। किसके थे? ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। किसने? जो सरकी शासक थे जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी, और उन्होंने ठुमरी में बड़ा काम किया था। ओके, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो मेरे दोस्त याद रखना, वो बनारस अखबार है। कौन सा अखबार है? बनारस अखबार है। और इसी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बनारस अखबार के बाद बाबू चिंतामणि घोष के द्वारा, किसके द्वारा? बाबू चिंतामणि घोष के द्वारा, चिंतामणि घोष के द्वारा सन 1900 में एक पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया गया, जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। फिर बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। और 1903 से लेकर
1903 से लेकर 1920 तक इसका क्या किया, संपादक रहे ये। ठीक है, तो जवाब ये सरस्वती पत्रिका हो गया। हंस भी एक पत्रिका थी, हंस भी एक पत्रिका थी, इसको भी याद रखना। ये राजेंद्र यादव के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? राजेंद्र यादव के द्वारा स्टार्ट किया गया। कब? 1986 में। और कब तक चली? 2013 तक चली। कब तक चली है? 2013 तक चली। ठीक है, 2013 तक ये चली, याद रखिएगा। दैनिक जागरण अभी भी चल रहा है, आप सबको पता है। आगे देखो, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था। ठीक है, जो खालिस्तान में है, कहां पर है आप बताओ? झांसी पड़ता है, ललितपुर पड़ता है, उरई पड़ता है, बिठूर पड़ता है। तो याद रखें मेरे दोस्त, बिठूर पड़ता है। बिठूर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिठूर कानपुर में पड़ता है, कानपुर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ये आश्रम है। और जो नाना साहब हैं या उनके पिताजी जो थे, जिनको आप बाजीराव सेकंड कहते हैं, बालाजी बाजीराव सेकंड कहते हैं, उनके द्वारा उनको यहीं पर निष्कासित किया गया था बिठूर में। यहीं पर आश्रम बनाकर वो रहते थे, यहीं पर रहते थे। तो ये बिठूर कानपुर में पड़ता है। झांसी को आप जानते हैं, झांसी का किला महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में यहीं से नेतृत्व किया था। ओके, चलिएगा आगे देखो। गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के देवदाह से बन गया देवरिया। क्या बन गया? देवरिया जिले में है। कहां पर है? देवरिया जिला में। देवदाह से बन गया देवरिया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। गोरख धाम यहीं पर है। ठीक है, बस्ती सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। गोंडा, गोंडा उन्नाव क्षेत्र में आप देखेंगे कि वहाँ पर बखीरा पक्षी विहार भी पाया जाता है, उन्नाव पक्षी विहार। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से बदलकर लखनऊ में स्थानांतरित किया था। अब ये खाली स्थान को फुल करना है, फिल करना है। आप बताओ कहां से अपनी राजधानी को बदला था? आगरा से बदला था, देहरादून से, इलाहाबाद से, या कानपुर से? तो मेरे दोस्तों याद रखना, मेरे बाबू, सभी लोग जो भावी शिक्षक हैं, आने वाले समय के जो भावी अधिकारी हैं, आने वाले समय के जो हमारे सैनिक हैं, सभी लोगों से यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक जगह आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। 1921 में इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई। आगे देखो, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? एक जिला एक उत्पाद, गवर्नमेंट की बेहतरीन योजना है। हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, जालौन जिला चुना गया। और आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ अमेठी किस लिए चुना गया? तो मूंज उत्पादन के लिए चुना गया। मूंज उत्पादन के लिए अमेठी चुना गया, उत्पादन के लिए। तो ये बताओ देवरिया किस लिए चुना गया? तो सजावटी उत्पाद के लिए। किसके लिए? सजावटी उत्पाद के लिए देवरिया चुना गया, उत्पाद के लिए। तो कुशीनगर किस लिए चुना गया? तो केले के रेशे से बने उत्पाद, केले के रेशे से बने उत्पाद, रेशे से बने उत्पाद के लिए, बने उत्पाद के लिए कुशीनगर चुना गया। ठीक है, नोट कर लेना, आने वाले समय में बेहतरीन क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें से जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग इस बात को बिल्कुल गौर से अपने माइंड पे फीड कर लीजिएगा, है ना। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की गई? तो आप बताओ मुझे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कब इसको सहमति प्रदान की गई? तो 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017 को? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसमें अपनी सहमति दी गई जीएसटी में। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? अब बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए भाई। संजय जैन है, RNP सिंह है, AS दुलत है, वरुण यादव है। तो ये कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स जो है ये AS दुलत साहब की पुस्तक है। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स
AS दुलत साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान से देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन ये आ गया। कहता फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है, किसका आविष्कार किया गया बताओ। तो विद्युत चुंबकत्व का किया, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का, या जेट इंजन का, किसका इन्होंने आविष्कार किया? तो मेरे दोस्त याद रखना, इनके द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। इसको अच्छे से पढ़ लेना और याद रखिएगा, ठीक है। हैज क्रिश्चियन ओस्टेट के द्वारा, हैज क्रिश्चियन, ध्यान दीजिएगा, हैज क्रिश्चियन ओस्टेट के द्वारा क्या किया गया? विद्युत चुंबकत्व का प्रतिपादन किया गया, इसके विषय में बताया गया, खोज की गई। विद्युत प्रवाह के विषय में किसने बताया है? तो विद्युत प्रवाह के विषय में माइकल फैराडे साहब ने बताया है। किसने बताया है? माइकल फैराडे साहब ने बताया, माइकल फैराडे साहब ने बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में खाली स्थान स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। अब इसका जवाब आपका होना चाहिए। अब इसका जवाब क्या होगा बाबू? तो इसका जवाब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 2008 और 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2008 और 9 में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो बाबू याद रखना, क्षय रोग जो होता है ये वायरस से होता है, पेचिस प्रोटोजोआ से होता है, हैजा भी आपका बैक्टीरिया या इससे होता है, हाँ ठीक है बैक्टीरिया से। आंत ज्वर जो टाइफाइड होता है ये वायरल होता है, वायरस से होता है। आंत ज्वर होता है जिसको टाइफाइड कहते हैं, ये विडाल टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? विडाल टेस्ट, आंत ज्वर कहा जाता है, टाइफाइड। ठीक है, आगे भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब या अंतर्जलीय? तो ये सिंपल सा इसका आंसर आपके नज़रों के सामने है, अंतर्जलीय कहते हैं। मतलब तो चट्टानों के बीच का पानी जो है वो अंतर्जलीय कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है ना एकदम? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। आगे देखो, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? अब बताओ किस नाम से इनको जाना जाता है? इन्हें जीवाणु कहते हैं, फंगस कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं, या इनको डीकम्पोजर कहते हैं? तो ये बाबू क्या होते हैं? ये डीकम्पोज होते हैं। क्या होते हैं? ये डीकम्पोजर होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, चाहे आपका कवक हो गया, ये सब क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं बॉडी को और मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? तो भैया ये 50 लीटर है। कितना? 50 लीटर है यूएन के द्वारा। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए WHO के द्वारा तो ये 20 लीटर है। ध्यान रखना, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जाए तो ये 20 लीटर होगा, और अगर यूएनओ के द्वारा कहा जाए तो ये 50 लीटर है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का डाटा क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दांतों की वर्धित मतलब इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ मुझे, इसमें किसका उपयोग होगा? तो इसमें होगा अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है?
अपसारी लेंस का किया जाता है। किसका? अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा इसको, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब आ जाना चाहिए आपकी तरफ से, और ये जवाब रहा 27 जनवरी। कब होगा? 27 जनवरी को राष्ट्रीय प्रलय अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्र भान कामले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, उनको पद्म श्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म श्री दिया गया था। 1991 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? नामदेव चंद्र भान कामले साहब को 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, चलो डन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य है? मतलब कौन, जो ये वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करने की बात है, तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन सा होगा? तो इसका जवाब होगा मेरे दोस्त, तीसरा राज्य पंजाब होगा, सॉरी तेलंगाना होगा। कौन सा होगा? तीसरा राज्य तेलंगाना होगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो सबसे पुराना कौन सा है भाई? तो सब जानते हैं, असम है, डिगबोई यहाँ पर है, डिगबोई है, माकूम है ना, माकूम है, यहीं पर पढ़ते हैं दोनों। कहाँ पढ़ते हैं? आपको देखने को मिलेंगे असम में। ठीक है, चलिए, इस बात को भी याद रखना है ना। मध्य प्रदेश, झारखंड, ये कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये मैग्नीज के लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश, ये हीरा के लिए जाना जाता है, हीरा, पन्ना के लिए, पन्ना, और यहाँ पर कोयले के लिए भी जाना जाता है, और टाइगरों के लिए भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट कहते हैं इसको, और सोयाबीन के लिए जाना जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। आगे देखो, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब आपको बताना है तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मेरे दोस्त याद रखना, एशिया का सबसे उत्पादक देश बड़ा कौन सा है? सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी अरब है। आपको पता है ये प्रायद्वीप है, सऊदी अरब या प्रायद्वीप पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो देखिएगा, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा हो गया? ब्राजील। क्षेत्रफल भी इसी का सबसे ज्यादा, आबादी भी इसकी सबसे ज्यादा। ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। पेरू, पेरू देखो, पेरू जलधारा चलती है, जलधारा, ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। ठीक है, और पेरू जो है बिल्कुल प्रशांत महासागर के तट से लगा है। चिली भी प्रशांत महासागर के तट से लगा है, और यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा? है ना, आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी पाया जाता है। बताओ, आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं। ठीक है, चलिए, बोल्विया स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है, अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध देश है। और एक बात याद रखिएगा, ये स्थल अवरुद्ध देश है। कौन? बोल्विया। और एक बात याद रखिएगा, बोल्विया की राजधानी क्या है? लापाज। क्या है? लापाज इसकी राजधानी। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कौन सी? बोल्विया। ये स्थल अवरुद्ध है। ठीक है, इतनी सी बात आपसे मैंने किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इसको बताओ,
कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? आप इसका सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, कजाकिस्तान मिडिल एशिया का देश है और सबसे बड़ा स्थल और रुद्र देश भी है। तो इसकी राजधानी कहाँ और इसकी मुद्रा क्या है? तेंगे इसकी मुद्रा है। क्या है इसकी मुद्रा? तेंगे इसकी मुद्रा है। कौन सी है मुद्रा? तेंगे इसकी मुद्रा है। कमेंट करके बताइएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ये रहे आज आपके क्वेश्चन। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। और मैं आप लोगों से फिर दरख्वास्त करूंगा, सभी मित्रों से, सभी भाई बहन से, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सभी लोगों से, कि आप लोग चैनल को, जो लोग ना सब्सक्राइब किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि मेरे द्वारा कोई भी लेटेस्ट जानकारी या वीडियो डाला जाता है तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। और इसके बाद जो मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइब किए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दिया करें ताकि और किसी अन्य भाई का भी भला हो जाए, भाई या बहन का भला हो जाए। ठीक है। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ओके। चलिए, आप लोगों से मैं फिर दरख्वास्त करूँगा, 5 सितंबर को आप लोग शिक्षक दिवस के दिन पत्थर गिरजाघर जरूर पहुँचें। जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनसे स्पेशली कहूँगा, और बाकी जो सहयोग करना चाहते हैं वो सभी लोग पहुँचेंगे। ओके। चलिए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ओके। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।